एक दिन की बात है, चिंकू और उसके दोस्त अपनी साइकिल लेकर रोड पर चले गए। दरअसल उनके स्कूल में साइकिल रेस होने वाली थी, तो वो उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। पिंकी, अच्छे से साइकिल चलाना सीखो, नहीं तो तुम कंपटीशन में हार जाओगी। चिंकू, कोशिश तो कर रही हूँ, पर मुझे अच्छे से चलाना नहीं आ रहा। ठीक है, आराम आराम से चलाओ। वो सभी धीरे धीरे साइकिल चलाकर रोड पर पहुँचते हैं। तभी चिंकू की नजर सिग्नल पर जाती है, जो रेड हो गई थी। अरे रुको रुको, अभी रेड लाइट हो गई है। अरे भाई, आप भी, हमारे पास तो साइकिल है और ना ही यहाँ तो कोई पुलिस है जो हमें कुछ कहेगा। चलो चलते हैं। नहीं पिंकी, हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। रूल्स हमारे लिए ही तो बनाए जाते हैं, और अगर हम ही इन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो इनका क्या फायदा। और जरूरी नहीं कि पुलिस वाले खड़े हों तभी हमें रूल्स फॉलो करने हैं। हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ट्रैफिक रूल्स का हमें पालन करना चाहिए। तभी चिंकू का दोस्त कहता है, चिंकू, कोई भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। देखो ना, सब कार वाले और गाड़ी वाले सिग्नल तोड़ के भागी जा रही हैं। वो जो भी करे, हमें उनसे मतलब नहीं। ये रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए बनाए हैं। तभी उनके पास एक बाइक पर बैठा लोमड़ आता है और उनसे कहता है, अरे बच्चों, तुम्हारे पास तो साइकिल है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? निकल जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। नहीं, जब तक ग्रीन लाइट नहीं होगी हम नहीं जाएंगे, और आपको भी नहीं जाना चाहिए। और आपने तो हेलमेट भी नहीं पहनना है, आपको पहनना चाहिए। अरे कौन सा ये झमेले पाले, तुम खड़े रहो यहीं, मैं तो चला, मुझे ये फालतू का ज्ञान मत दो। ऐसा कहकर वो लोमड़ ट्रैफिक लाइट जंप करके आगे चला जाता है और कुछ देर बाद ग्रीन लाइट हो जाती है और चिंकू और उसके दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। तभी थोड़ी आगे जाके वो देखते हैं कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। वो सभी बच्चे अपनी अपनी साइकिल साइड में खड़ी करके उस भीड़ के अंदर घुसते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक घायल आदमी पड़ा हुआ है जो बाइक के नीचे फंसा हुआ है। चिंकू देखता है कि ये तो वही आदमी है जो अभी उससे बात कर रहा था। अरे दोस्तों, इन्हें तो बहुत चोट आई है, और देखो ना, यहाँ किसी को उनकी नहीं पड़ी। सब तो उनकी वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, कहीं देर न हो जाए। हाँ भाई, रुको, मैं किसी से फोन लेती हूँ और एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। चिंकू किसी से फोन लेता है और एम्बुलेंस को बुलाता है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ जाती है और उस घायल आदमी को अस्पताल ले जाती है। और चिंकू सभी से कहता है, आप सभी हमसे बड़े हैं, पर फिर भी आपके अंदर जरा भी इंसानियत नहीं। वो आदमी दर्द से तड़प रहा था और आप लोग उसकी मदद करने की बजाय उसकी वीडियो बना रहे थे। भगवान न करे अगर ये आप में से किसी के साथ हो जाता तो। सभी लोग चिंकू से माफी मांगते हैं और चिंकू अपने दोस्तों से कहता है, इसलिए कहता हूँ दोस्तों, नियमों का पालन करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करने चाहिए। अगर वो अंकल रूल्स फॉलो करते तो उनकी गाड़ी से टक्कर नहीं होती और न ही उनका एक्सीडेंट होता। रूल्स अनफॉलो करके सिर्फ हम अपनी जान खतरे में नहीं डालते, बल्कि और लोगों की जान भी खतरे में डालते हैं। और एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। सभी बच्चे चिंकू की बात मान लेते हैं और ये कसम खाते हैं कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ेंगे और ना ही किसी को तोड़ने देंगे। और अगर कोई ट्रैफिक रूल्स तोड़ता है तो उसको ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ने देंगे और उनको ट्रैफिक रूल्स का महत्व बताएंगे। महापुर के जंगल में MBA का कॉलेज था। उसमें बहुत से बच्चे पढ़ाई करते थे। बबलू कबूतर भी इसी में पढ़ता था, लेकिन बबलू का मन MBA में नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और उसके पिताजी हमेशा चिंता में रहते थे। बबलू को कैंटीन बहुत पसंद थी। एक दिन बबलू कैंटीन में खाना खा रहा था। उस कैंटीन का मालिक कालू उसके पास आता है। बबलू, तुमने पिछले 6 महीनों से कैंटीन का बिल नहीं दिया हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद। अगर पैसे नहीं दिए तो कैंटीन में काम करके हर्जाना भरो। कालू काका, मेरे पापा जो भी पैसे भेजते हैं वो पूरे खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने के लिए मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। मुझे क्या, मुझे तो एक फ्री में नौकर मिल जाएगा। ठीक है, अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। बबलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देता है। वो बर्तन साफ करता था, झाड़ू पोछा करता था और दूसरे स्टूडेंट्स को उनका ऑर्डर सर्व भी करता था। बबलू को नौकरों की तरह काम करता देख बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। देखो देखो, बबलू तो MBA करना चाहता था, लेकिन कैंटीन में नौकर कर रहा है। इससे अच्छा
तो तुम अपने गांव में ही काम कर लेते बबलू। हरिया, तुम पढ़ाई कर लो, असली पढ़ाई काम करने में है। मैं यहाँ काम तो कर रहा हूँ ना। इस तरह से जैसे तैसे बबलू MBA पूरा करता है और घर वापस पहुँचता है। उसके पिताजी कड़क उसको बोलते हैं, बबलू तू कॉलेज क्या? बबलू, तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गया था। इतना पैसा खर्च करके तुझे MBA करवाया, लेकिन तेरे मार्क्स से तो तुझे कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। नहीं पिताजी, आपकी जबरदस्ती के कारण मैंने MBA पूरा किया हूँ। अब मैं जबरदस्ती से काम नहीं करवाऊंगा, मैं अपना खुद का काम करूँगा। और MBA भी तो यही सिखाता है, खुद का काम करना है तो अपने पैसों से करना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर बबलू सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह एक बोर्ड तैयार करता है जिसमें लिखा होता है सस्ता लंच। लंच बनाकर बबलू साइकिल में ही बेचता था और सिर्फ 20 रुपए में लोगों को सस्ता लंच देता था। जल्दी ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। खासकर गरीब लोग उसके खाने को बहुत पसंद करते थे। बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत ही सस्ता टिफिन वाला आया हुआ है? वो सिर्फ 20 रुपए में लंच बेच रहा है। कौन है बहन जो हम गरीबों के लिए इतना सस्ता खाना दे रहा है? कोई लड़का है, पढ़ा लिखा है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। ये सुनकर बबली भी उसके यहाँ खाना खाने चली जाती है। ऐसे ही एक दिन बबलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और कालू कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुँचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। बबलू, तुम तो वाकई में बहुत होशियार निकले। हम तो बस नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। ये होता है असली MBA। अरे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है हरिया, तुम नौकरी करते हो तो छोटे नहीं हो। हाँ, मुझे कैंटीन बहुत पसंद थी तो मैंने ये काम शुरू कर लिया। और कालू अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मैं आपसे मेहनत से कारोबार करना सीखा हूँ और यहाँ पर सस्ता खाना बेचने में बहुत मेहनत लगती है। कड़क एक तरफ खड़ा होकर ये सब सुन रहा था और फिर अपने बेटे के पास जाता है। बेटा, मैं तुझे कितना गलत समझता था कि MBA में अगर पैसे खर्च किए हैं तो वही करना चाहिए। इसके आगे मैं कभी नहीं सोचा, लेकिन तू बहुत ही समझदार और मेहनती निकला। मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से बबलू साइकिल में ही सस्ते लंच बेचा करता था और धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन वो अपने लंच का दाम नहीं बढ़ाता है और फिर मुनाफा कमाता है। इस तरह से बबलू एक सफल कारोबारी बन जाता है। एक गांव की नदी के किनारे जाबाज रहता था। जाबाज का बेटा बबलू और बहू बबली की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। इस वजह से उनकी बेटी पीलू को जाबाज बहुत प्यार से पालता पोसता था। जाबाज नदी से मछलियाँ पकड़ कर लाता था, उन्हें बाजार में बेचता था और उन पैसों से वो पीलू की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा चलाता था। पीलू अब बड़ी हो गई तो जाबाज उसे बोला, पीलू, तू अब बड़ी हो गई है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं तुझे मछलियाँ पकड़ना सिखा देता हूँ। पता नहीं कब तक मैं इस दुनिया में हूँ। कम से कम तुझे तेरे पैरों में तो खड़ा कर दूँ, उसके बाद तेरी शादी करवा दूँ। बस। दादाजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ लिख कर कुछ न कुछ काम कर ही लूंगी। लेकिन जल्दी ही जाबाज की तबीयत खराब हो जाती है और वो बिस्तर में पड़ जाता है। मैं मछली पकड़ने का काम करूंगी दादाजी। बेटी, मछली पकड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन पीलू फिर भी मछली पकड़ने के लिए नदी में जाती है, मगर उस दिन उसे मछली नहीं मिलती है। पीलू इसके बाद मजदूरी का काम करने का कोशिश करती है, लेकिन वो भी नहीं कर पाती है। किसी दुकान में सेल्स गर्ल का काम करने के लिए ज्वाइन करती है, लेकिन वहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। क्या हुआ बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? दादाजी, मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ। आप मुझे मछली पकड़ना सिखा दीजिए ना, लगता है वही मेरे लिए ठीक रहेगा। ठीक है। फिर
जाबाज पीलू को नदी के किनारे लेकर जाता है। देखो पीलू, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। अब तक तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू वो काम करो जो तुम्हें पसंद नहीं हो। ये एक खानदानी राज है जिसकी मदद से हम मछलियाँ पकड़ते हैं। ऐसा क्या राज है दादाजी? मछली पकड़ने के लिए मैं नूडल्स का इस्तेमाल करता हूँ। फिर जाबाज पीलू को नूडल से मछली पकड़ना सिखाता है। इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद पीलू मछली पकड़ने लगती है। इसके बाद पीलू खुद से मछली पकड़ने आ जाया करती थी। दादाजी देखिए, मैं ये पैसे कमा के लाई हूँ आज की मछली पकड़ने से। वाह बेटी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर पीलू की शादी जाबाज अपने दोस्त के पोते से करवा देता है और पीलू और उसका पति मछलियों का बड़ा सा कारोबार शुरू कर देते हैं। अब पीलू अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगती है। सागर के जंगल में बबलू रहता था। वो समोसे बेचा करता था। उसकी आमदनी से अपने परिवार का पोषण करता था। बबलू के समोसे बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। आसपास के गांव वाले भी उसके यहाँ समोसे खाने के लिए आते थे। ऐसे ही बबलू जानवरों को भी समोसा देता था। उसको पत्नी पीलू और बेटा टिल्लू भी उसकी मदद करते थे। पूरा परिवार नेक दिल का था। उसकी दुकान के सामने कालू की दुकान थी। वो बहुत महंगे और बेकार स्वाद के समोसे बेचता था। लोग उसके पास नहीं जाते थे। ये बबलू जब से आया है तब से मेरी दुकान चल नहीं रही है। इसकी दुकान बंद करवानी पड़ेगी, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ऐसा सोचकर कालू अपने दोस्त के साथ एक प्लानिंग करता है और अपने दोस्त जाबाज को बबलू के ठेले में समोसा खाने के लिए भेज देता है। जब जाबाज समोसा खाता है तो अपना पेट पकड़कर गिर जाता है। इसके साथ कालू वहाँ आता है। अरे तुम समोसे में क्या मिलाते हो? ये देखो इसकी हालत, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। कोई भी बबलू का समोसा नहीं खाओ, इसके समोसे से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस तरह से बबलू को बदनाम करने में कालू सफल होता है और बबलू की दुकान में अब से लोग नहीं आते थे। अजी, ऐसे कब तक चलेगा? आपने तो दुकान ही बंद कर दी है। आप कुछ नया काम शुरू कर लो ना। घर का खर्च कैसे चलेगा? पीलू, मैं क्या करूं? कालू ने मुझे ऐसा बदनाम किया है कि अब मैं इस गांव में कोई भी और काम नहीं शुरू कर सकता। सब मुझे धोखेबाज कहेंगे। ये सुनकर उनका बेटा टिल्लू बहुत दुखी होता है और घर से बाहर जाता है। वो देखता है कि जिस गाय को उसके पिताजी समोसा देते थे वो गाय कालू की दुकान में आई है और कालू उसे डंडे से भगा दे रहा है। अरे गाय, मैं बबलू नहीं हूँ जो तुझे फ्री में समोसे दे दूँ। तू तो पैसे देने से रही। जा, धंधे के टाइम पर नुकसान मत कर। ऐसा कहकर कालू उसे भगाने लगा तो टिल्लू कहता है, अरे रे कालू अंकल, आप इस गाय को क्यों मार रहे हैं? इसको पापा कितने प्यार से समोसा खिलाते थे। अब तो आपकी दुकान भी चल रही है ना, फिर एक समोसा इसको मुफ्त में दे दो, बेचारी खा लेगी। अरे तू मुझे ज्ञान मत दे। तुझे इस गाय को खिलाना है तो जा अपने घर से खाने का लेकर आ और इसे खिला। टिल्लू अपने घर से अपने हिस्से की एक रोटी लाता है और उस गाय को खिला देता है। रोटी खाकर वो गाय एक देवी का रूप ले लेती है। बेटा टिल्लू, तुम और तुम्हारे माता पिता हमेशा से मेरी सेवा किए हैं। मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी। ये कालू काले दिल का है। ये लो ये जादुई समोसा और इससे अपने घर के आंगन में लगा देना। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती है। टिल्लू अपने घर आता है और माँ, पिताजी, ये समोसा देवी माँ ने मुझे दिया है। अब हमारी मुसीबतें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इसके बाद उनके आंगन में एक पेड़ उग आता है जिसमें बहुत सारे समोसे रहते हैं। उस समोसों को बबलू बेचना शुरू कर देता है। समोसे ले लो, समोसे, ऑर्गेनिक समोसे। फिर कालू की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाती है क्योंकि अब लोग समझ चुके थे कि कालू असल में चालाक और बदमाश है। फिर बबलू और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगा।
हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम, आप पंक्चर बना रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती? आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं, आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद आज का दूसरा ग्राहक था ये। इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। सुनिए जी, हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं। हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा, तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर हिसाब लगाता है। पीलू चिड़िया, 30 नहीं, मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी, जिससे गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती थी और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे, आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ, ये बहुत गलत कर रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच पीलू भाभी, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये है ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन, लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंक्चर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई, हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है। तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर देके आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन है और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है। आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सुनो, दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू, पीलू, देखना हमारी दीवार जितनी टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है और सुंदरी के पास तो गहने भी है। तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंक्चर ठीक करने का। और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी की पंक्चर की थी। डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुराकर भाग जाते हैं। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई। अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है तो हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे। एक गांव के जंगल में बंटी हड्डियों का डॉक्टर था। जो भी मरीज बंटी के पास जाता था, बंटी उन्हें महंगे महंगे टेस्ट लिख देता था और महंगी दवाइयाँ भी खाने के लिए देता था। इस तरह से वो गरीब
सबको लूटता था। उसी गांव में टिल्लू चिड़ा रहता था। वो गोल मटोल था और काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। टिल्लू कड़क के पास आता है और कहता है, कड़क सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए। क्या काम आता है तुम्हें टिल्लू? मुझे हाथ खींचना, पैर मरोड़ना और गर्दन घुमाना आता है। अरे इन सब चीज का हमें क्या जरूरत? तुम्हें खाता लिखना आता है क्या? गाड़ी चला सकते हो या घर की सफाई कर सकते हो? क्या तुम माली का काम करोगे? क्या कर सकते हो बताओ? नहीं कड़क जी, मुझे इसमें कुछ नहीं आता है। मेरे दादाजी ने मुझे मालिश करना सिखाया था, बस वही आता है। ये सुनकर कड़क बहुत हैरान होता है और उसका सिर चकरा जाता है। टिल्लू तुम जाओ और कूली का काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर टिल्लू थोड़ा दुखी होता है। फिर वो मजदूरी का काम करने लगता है। उससे जो पैसा मिलते थे वो सिर्फ खाने के खर्च हो जाते थे। एक दिन टिल्लू बंटी के हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा था तो वो कुछ सोचता है और उस हॉस्पिटल में चला जाता है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पहले फीस जमा करो। नहीं सर, मैं आपसे ये कहने आया था कि मुझे हड्डियों और जोड़ों की बहुत अच्छी जानकारी है। आप मुझे असिस्टेंट रख लो। क्यों रख लो? तुमने कोई पढ़ाई वढ़ाई की है क्या? नहीं सर, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया थे। तुम भागो यहाँ से। ऐसे बंटी टिल्लू को भगा देता है। टिल्लू उस हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा रहता है कि तभी एक पहलवान वहाँ आता है। टिल्लू उससे उसका हालचाल पूछता है। क्या बताऊं मैं, पिछले 5 महीनों से बंटी डॉक्टर के पास आ रहा हूँ। सब टेस्ट करवा लिए, हजारों रुपयों की दवाई भी खा ली, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। मुझे 500 दे दो, मैं आपको ठीक कर दूंगा। अच्छा, एक बार तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ। इसके बाद टिल्लू उस पहलवान के घर जाकर उसकी गर्दन और पीठ की मसाज कर देता है और वो पहलवान बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे वाह टिल्लू, तुम तो कमाल की मसाज करते हो। मैं तुम्हें 500 नहीं 5000 दे दूंगा। तुम अपनी मसाज की दुकान खोल लो। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। फिर टिल्लू अपने घर में मसाज सेंटर खोल लेता है। बहुत से गरीब लोग उसके पास आते थे। कमर दर्द, गर्दन दर्द, सभी तरह के लोगों को वो सस्ते दाम में इलाज कर देता था। टिल्लू की सिर की चंपी बहुत फेमस हो गई। ये टिल्लू अनपढ़ गंवार आदमी मुझसे टक्कर ले रहा है, मेरी धंधा चौपट कर रहा है। मेरे पास अब कोई टेस्ट कराने नहीं आता, ना ही कोई मेरे दी हुई दवाइयाँ खरीद रहा है। इसने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया है, इसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं। फिर एक रात बंटी टिल्लू के घर हथौड़ा लेकर जाता है और अंधेरे में उसे उस पर चलाता है, लेकिन वो हथौड़ा टूट जाता है और कमरे की लाइट ऑन होती है तो वो देखता है कि असल में पहलवान पर उसने हथौड़ा मार दिया था। अरे डॉक्टर साहब, आप ये तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ने आया था और मुझे मार बैठा, लेकिन मेरे लोहे जैसे शरीर से इसका हथौड़ा टूट गया। मैं टिल्लू के पास मालिश करवाने के लिए रुका था, इसकी मालिश से नींद आ गई। अब तुम्हारी हड्डियाँ कौन जोड़ेगा, चोर उचक्के डॉक्टर बंटी। बंटी की बहुत बुरी तरह से पिटाई हो जाती है, उसकी हड्डियाँ टूट जाते हैं। उसके गरीबों को लूटने की लालच का सबक मिल गया और टिल्लू अब हर किसी की इलाज में मदद करता था। इस तरह से टिल्लू को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलता रहता है। बलरामपुर में बबली एक गरीब धोबी थी। वो और उसकी बहू पीलू कपड़े धोने का काम करते थे। फिर बबली उन कपड़ों को आयरन प्रेस इस्त्री कर देती थी। बबली का बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक दिन बबली की तबीयत खराब हो जाती है। वो बंटी को बुलाकर कहती है, बेटा बंटी, हमारे खानदान की सबसे बड़ी चीज मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये ले, ये है वो आयरन इस्त्री जिससे तेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी कमाते थे। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, तो इसे ले और अपने खानदान का काम आगे बढ़ा। तो बंटी कहता है, क्या माँ,
तुम्हें जायदाद के नाम पर यह आयरन इस्त्री ही मिलती। पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो, मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इस इस्त्री को नहीं छूऊंगा। तो पीलू कहती है, अरे आप अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इन्होंने घर का पूरा खर्चा कितने सालों तक संभाला है। आप इनसे माफी मांगिए। तो बंटी कहता है, अरे अच्छा माँ, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, नहीं, ऐसे नहीं, कसम खाओ। तो बंटी कहता है, ठीक है माँ, मैं कसम खाता हूँ कि इस आयरन इस्त्री को संभाल कर रखूंगा और इसी से पैसा कमाऊंगा। इसके बाद कुछ दिनों में ही बबली परलोक सिधार जाती है। पीलू बंटी से कहती है, ये लीजिए आयरन इस्त्री, आप इससे काम शुरू कीजिए। तो बंटी कहता है, नहीं, मैं किसी के कपड़े प्रेस नहीं करूँगा। तो पीलू पूछती है, तो फिर आप अपनी माँ की कसम क्या खोटी खाए थे और घर का खर्च कैसे चलाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? तो बंटी कहता है, अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? पीलू बोलती है, हाँ, तो फिर इस इस्त्री का इस्तेमाल करो। बंटी कहता है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस आयरन इस्त्री का उपयोग करूं? तो मुझे 2-3 दिन दो, मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। इसके बाद बंटी एक चौक में अपना छोटा सा आयरन इस्त्री का पराठा बनाने लगा और बंटी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर उसकी डिमांड देखकर वो जल्दी ही अंडे पराठे बनाने लगा। बहुत जल्द लोगों को उसके स्वाद की आदत लग जाती है। वाह जी, आपने तो बहुत ही कमाल का आइडिया निकाले हो। ऐसा आयरन पराठा तो किसी ने भी नहीं खाए होंगे। तुम जानती हो पीलू कि अब अपना एक बड़ी दुकान खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी दुकान ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े सेठ भी उसके यहाँ आयरन इस्त्री का पराठा खाने आने लगते हैं। बंटी पीलू से कहता है, पीलू, तुमने मुझे घमंडी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी पुरखों का आयरन इस्त्री नहीं इस्तेमाल करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतना तरक्की कर पाया हूँ। ये लो हीरों का हार। इस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करने के कारण पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी खेत में आलू उगाते थे। बेटी पीलू, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। इस बार हमारा पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, ऐसे बबली कहती है। तो पीलू बोलती है, हाँ माँ, इस बार हम अपना घर भी खरीद लेंगे। लेकिन जब माँ बेटी बाजार पहुँचती तो देखती है कि वहाँ पहले से बहुत आलू बेचने वाले किसानों की भीड़ है और उन्हें बहुत कम दाम मिल रहा है। तो पीलू कहती है, इतने कम दाम में तो हमारी मजदूरी भी नहीं निकलेगी। हम इतने कम दाम में अपने आलू की फसल क्यों बेचे? तो कड़क सेठ कहता है, देखो चिड़िया, बेचना है तो बेचो, नहीं तो अपने घर में इस आलू को रख लो और वहीं पर इसे सड़ने दो। लेकिन बबली और पीलू ने निर्णय ले लिया कि आलू नुकसान में नहीं बेचेंगे। फिर वो दोनों घर वापस आ जाती है। उनके पीछे सुंदरी कवि और हरिया भी आ जाते हैं। ये कड़क सेठ बहुत चालाक है, हमसे इतने सस्ते दामों में आलू खरीद रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 गुना ज्यादा दाम में बेचेगा। 100 का माल 1000 रुपए में। ऐसे हरिया बोलता है। तो सुंदरी कहती है, लेकिन हम अगर आलू उसे नहीं बेचेंगे तो घर में रख कर क्या करेंगे? तो पीलू कहती है, हरिया काका, हम क्यों नहीं कंपनियों को सीधे आलू बेच सकते? नहीं, वो कंपनियां क्या करती है इन आलू का? चिप्स ही तो बनाती है ना। हम भी अगर कोशिश करें तो हरिया कहता है, अरे बेटी, इतनी मेहनत कौन करेगा, उसके लिए तो मशीन चाहिए होती है। तो सुंदरी बोलती है, मेरा भांजा बबलू इंजीनियर है, उससे पूछ कर देख सकते हैं। हाँ, अगर वो हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीलू की बात सुनकर बबली कहती है, लेकिन हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अगर चिप्स बनाने की मशीन काम नहीं आई तो ये आलू ऐसे ही सड़ जाएंगे और हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। बबली बोलती है। इसके बाद बबलू उन सब से मिलता है। मैं आपको आलू चिप्स की मशीन बना कर दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बबलू
बबलू के बनाई हुई मशीन से सभी के आलू काम में लगते हैं और आलू का छिलका छीलकर उनकी कटाई होती है, फिर धुलाई होती है और फिर उन्हें हवा के ब्लोअर से सुखाकर तलने दिया जाता है। हम सभी ने इसमें अपनी अपनी कमाई के पैसे लगाए हैं, ये हमें बहुत मुनाफा कराएगी। ये बात कड़क सेठ तक पहुंच जाती है। उस गरीब पिद्दी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मुझसे फसल नहीं बेचा और खुद आलू की चिप्स बना रही है। मैं उसकी मशीन में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ क्या करेगी। उस रात कड़क सेठ अपने आदमियों के साथ पीलू की मशीन को जलाने के लिए जाता है। बबलू उसे रास्ते में देख लेता है। अरे इससे मजा चखाना होगा। फिर जैसे ही कड़क के आदमी मशीन में आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें जोर से करंट लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। कड़क को भी चिड़िया पकड़ लेती है। कड़क सेठ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हम गरीबों को नुकसान पहुंचाने आए थे। वो अच्छा हुआ बबलू जी ने तुम्हें देख लिया, अब तुम और तुम्हारे आदमी जेल में सड़ेंगे। फिर कड़क को जाबाज इंस्पेक्टर जेल में डाल देता है। अपनी बहादुरी के कारण बबलू पीलू को पसंद आ जाता है और पीलू की मेहनत देखकर बबलू उसको पसंद करने लगता है। फिर दोनों की जल्दी ही शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर सुंदरी और हरिया काका के साथ चिप्स की कंपनी खोल लेते हैं। इस तरह से बाकी के किसानों की भी मदद करते हैं।